नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है कि मोदी जी परेशान हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी अब इस स्तर तक आखिर बढ़ क्यों रही है कि वो एक के बाद एक गलत स्टेप उठा रहे हैं? बात करेंगे कि वोट चोरी अभियान अब क्या देश से जाकर विदेश तक फैल गया है, और बात करेंगे ट्रंप आखिर मोदी के साथ कौन सा गेम प्लान कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। सबसे पहले तो अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। पार्टी के अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। महीनों बीत गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरएसएस ने एक बड़ी रहस्यमयी चुप्पी साध ली है। कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बोले कि भैया तुम्हें जो करना है करो टाइप का। लेकिन अंदर खाने बात चल रही है, अंदर खाने पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस ने कुछ बड़े सांसदों से संपर्क साधा है। कहा है कि अब पार्टी को इस हालत में हम नहीं चलने दे सकते जहां पर पार्टी की सारी सिद्धांत, सारी विचारधारा खत्म हो गई। एक लंबा दौर जिया है भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने, जहां पे ये बात समझा समझा के अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वो थकते नहीं थे कि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। लेकिन मोदी ने आके अब की बार मोदी सरकार, मोदी मोदी, कहीं ना कहीं सब चीजों को ठेस पहुंचा दी। ये सारी जंग चल रही थी अब तक, लेकिन मोदी जी इस लाइन को कहते थे कि भाई देखो, अकेला मैं ही तो हूं जो पार्टी को हर राज्य में चुनाव जिता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को लगता था कि बात तो ठीक है भाई, मोदी के नाम पर कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार और पार्टी बहुमत से दूर रह गई, तो बहुत सारे सवाल उठना लाजमी थे। सवाल उठे कि आखिर गलती किसकी है। कार्यकर्ता तो इस भ्रम में रहे कि भाई मोदी जी 400 पार ले आएंगे, और लेकिन आखिर पूर्णकालिक सरकार, पूरे बहुमत की सरकार क्यों नहीं बन पाई। तब पार्टी के अंदर कुछ कुछ बगावत के स्वर उठने शुरू हुए। और देखिए, ये लोकतंत्र का तगाजा है। आप अगर सोचो, आप तानाशाही से, आप डिक्टेटरशिप से कोई पार्टी चला लोगे, कोई संगठन चला लोगे, तो ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति का महत्व बराबर होता है। 2014 में जिस उफान के साथ मोदी सत्ता में आए, 2019 तक वो कायम रहा। उसके बाद काफी सारी घटनाएं ऐसी हुई, चाहे पुलवामा अटैक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो। मोदी ने अपने नाम को इतना बड़ा कर लिया कि पार्टी में संगठन के लोग बोलते नहीं थे। लेकिन 2024 के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, और सारा, कैसे कहते हैं ना, हथौड़ा मार देना। राहुल गांधी ने एक झटके के संग वोट चोरी वाले मामले पे शायद हथौड़ा मार दिया। एक के बाद एक जो खुलासे किए हैं राहुल गांधी ने, उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश के आम जनमानस को बड़ा हैरान कर दिया। किसी ने, ये मैं सच बताऊं कि किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि मोदी जी इस स्तर तक चुनाव आयोग को मैनेज करके चुनाव जीत सकते हैं। आप सोचो कि एक छोटा सा घर है, 2 बेडरूम है, उसमें 4,500 वोटर है। उत्तर प्रदेश का मामला है, कर्नाटक में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सब खेल इतना हो सकता है। राहुल गांधी ने भी समझ लिया कि अब मशीनरी इनके हाथ में है, गोदी मीडिया इनके हाथ में है, टीवी चैनल इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं। तो कानून की लड़ाई कानून से लड़ी जाए। और राहुल गांधी ने भी एक बहुत समझदारी भरी लड़ाई कर्नाटक से शुरू करी। सीआईडी जांच, एसआईटी जांच, 18 नोटिस चुनाव आयोग को। और इन नोटिसों के बाद और एसआईटी जांच के बाद मुझे लगता है कि अगर सपने में भी ज्ञानेश कुमार को कोई शख्स नजर आता होगा तो वो राहुल गांधी है। ये बात राजीव कुमार भी समझ गए होंगे, रिटायर होंगे होंगे, घर पे सोच रहे होंगे बैठ के कि एक बड़ा मलाईदार पद मिलने वाला है, चंचुओं की तरह एक बड़ा बंगला मिलने वाला है। लेकिन एसआईटी जांच ने कर्नाटक में सारे समीकरण बिगाड़ दिए। अब आप कल्पना करिए कि ये बात अगर साबित होती है कि बड़े पैमाने पे लाखों वोट चोरी किए गए हैं, तो हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा। क्या एक सामान्य व्यक्ति के मन में, या सामान्य व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है कि उनके वोटों की इस तरह चोरी की जाए? मेरे आपके वोट ही हो कहीं, हम लोग क्या स्वीकार कर लेंगे कि हमारे वोटों को कहीं हम डाले कहीं और निकले कहीं? मैंने कई बार अपने शो में भी कहा है कि मुझे एक
बहुत बढ़िया व्यंग्य के कवि की वो कविता याद आती है। उसने कहा कि भाई हर पार्टी प्रचार करती है। कांग्रेस प्रचार करेगी हाथ के पंजे पे बटन दबाना, अखिलेश यादव प्रचार करेंगे साइकिल पे बटन दबाना, मायावती प्रचार करेंगी कि हाथ पे बटन दबाना, लेकिन बीजेपी कहती है कि वोट कहीं डालो, बटन कहीं दबाओ, निकलेगा तो हमारा ही। बात मजे में कही गई कविता की थी, बात मजे में कही गई बात की थी। उसने कहा, उस कवि ने कहा कि ईवीएम भी कभी बीजेपी का बड़ा नेता कहीं आ जाता है ईवीएम का बटन दबाना, तो ईवीएम शर्मिंदा होकर कहती है कि अरे हजूर आप क्यों आ गए, हम तो बने ही आपके हैं, बटन कहीं भी दबने दीजिए, निकलेगा तो कमल का फूल। तो बात हास्य कवि है, वो उसने कविता में कह दी, लेकिन ये संदेश अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गए हैं कि दरअसल ये जो एक बड़ा सा लहर, बड़ी सी तूफान देख रहे हैं वो पार्टी के लिए, वो तूफान है नहीं, वो लहर है नहीं। दरअसल मामला मैनेजमेंट का है। मैं बड़े सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ। किसी लोकसभा में सपोज 6 विधानसभा सीटें हैं, तो उसमें बकौल कांग्रेस के उसमें तैयारी की गई कि 5 विधानसभा छोड़ दो, वहां जो मुकाबला होना है 2-4 हजार से आगे पीछे हो जान दो, सिर्फ एक विधानसभा चुन लो और उसमें अंतर 70 हजार का कर दो। ये जो 4,500 वोट एक फ्लैट में मिलते हैं, वो ऐसी एक विधानसभा में तैनात कर दो, उसका अकेले का मार्जिन इतना हो जाएगा कि वो बाकी विधानसभा पे पूरा हो जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यहीं से सारी क्रांति जन्म लेती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब ये मोदी जी की बदकिस्मती हो कि पूरी दुनिया का सीन बदल रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, हर जगह एक नई क्रांति जन्म ले रही है। लोग अपने राजाओं की तानाशाही से, मंत्रियों की अय्याशियों से, मंत्रियों के पास बरसती हुई पैसे से आम जनमानस और खासतौर से नौजवान दुखी हो गया कि हम भटक रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, हम भटक रहे हैं नौकरी के लिए, और इनके पास इतनी बड़ी दौलत कहां से आ जा रही है। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लाखों लोग सड़कों पर निकले, एक क्रांति हुई और राजाओं को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो या नेपाल का मामला हो, पता ही नहीं प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए, सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर से गायब हो गए। मुझे पता है कि भारत गांधी के सपनों का देश है, यहाँ कभी हिंसा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जेपी की तरह कोई आंदोलन तो बड़ा खड़ा हो सकता है। छोटी सी बात थी जेपी की भी, वो खड़े हुए और नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और सच में सिंहासन खाली करना पड़ा। अन्ना का आंदोलन, अब तो सबको समझ में आ गया कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी खड़े थे। सबको पता चल गया कि कहीं संघ की एक साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी, लोग चर्चा करने लगे हैं। कांग्रेस के ऊपर अन्ना आंदोलन में जितने आरोप लगाए गए थे, वो कोई आरोप अदालत से साबित नहीं हुआ, चाहे वो 4G स्कैम हो, चाहे कोई और घोटाला हो, सब में सब कांग्रेस के नेता बरी हो गए। तो फिर ये खेल किसका था, ये प्लानिंग किसकी थी, कौन ऐसी साजिश कर रहा था? अब जाहिर हो गया कि अन्ना नाम के एक शख्स थे जिनको हर तरफ देश में भ्रष्टाचार नजर आ रहा था, और लोगों ने भी उनको दूसरा गांधी बना दिया था। मैं भी उसमें से एक था। मैंने अपने अखबारों में फुल पेज पे अन्ना की फोटो छापी थी और कहा था दूसरा गांधी। मुझे पता नहीं था कि इस चेहरे के पीछे कई और चेहरे लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। अब वो अन्ना कहाँ चले गए, अब याद नहीं आता कि आज़ादी के बाद की सबसे ज़्यादा विस्फोटक बेरोजगारों की समस्या है, वो नज़र नहीं आ रही अन्ना को। अब महंगाई कमर तोड़ बढ़ गई है, वो अन्ना को नज़र नहीं आ रही। विदेश नीति हमारी इतनी फ्लॉप हो गई है, वो अन्ना को नज़र नहीं आ रही। वो अन्ना कहाँ गायब हो गए? हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। तो जाहिर है एक बड़ी लड़ाई शुरुआत हो गई। अब लोग बड़े सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास आंकड़े हर जगह के आ गए। हरियाणा चुनाव कैसे जीता गया, बेईमानी से। महाराष्ट्र कैसे जीता गया, बेईमानी से। ये सारे डेटा हैं, लेकिन एक सीट की सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो वाराणसी की है, वो बनारस की है। वहां पे बात ये चल रही है कि बनारस में भी इस तरह का मैनेजमेंट किया गया। और मुझे वो याद आ रहा है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, मैं लाइव कर रहा था, अचानक खबर फ्लैश होने लगी कि मोदी पीछे चल रहे हैं अजय राय से। नोएडा के गोदी मीडिया के एंकरनियों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं उनके पिताजी मर गए कि ये क्या हो गया। और फिर अजय राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 7वें राउंड तक मैं जीत रहा था, फिर अचानक अचानक ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई, मोदी जी को चुनाव जीता हुआ घोषित करा दिया गया। अब जब वोट चोरी के इतने मामले खुल रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ असंभव नजर भी नहीं आता कि सच में ऐसा हुआ होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाराणसी में राहुल गांधी ने साबित कर दिया
कि वाराणसी भी इसी तरह वोट चोरी से जीता गया था, तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के अलावा और क्या बात बचती है? पार्टी के अंदर एक लंबी फेहरिस्त है जो उनके विरोध में कहीं ना कहीं कुलबुला रही है। उन्होंने काम भी ऐसा किया है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर नाम पूरा चुनाव जीता गया, लाडली बहना योजना, ये योजना, और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान की जगह एक डमी मुख्यमंत्री तैयार कर दिया गया। राजस्थान उदाहरण है। ऐसे मुख्यमंत्रियों को तो ऐसे खड़ा किया गया जैसे एक राजा अपने छोटे छोटे प्यादे को खड़ा करता है। वो तो योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के नाम पर अपनी इतनी बड़ी ब्रांडिंग खड़ी कर ली, वरना योगी आदित्यनाथ भी कब के दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। अब गले में अटक गए योगी आदित्यनाथ। लेकिन वो एक लंबी लाइन है, चाहे वो नितिन गडकरी हो। सोचिए आप, गडकरी के भांजे समेत उनके 3 लाख वोट कटवा दिए गए। एक तरफ वाराणसी में चर्चा आ रही है कि वोट बढ़ा दिए गए, वही एक कमरे में सैकड़ों सैकड़ों वाले वोट, और गडकरी के कटवा दिए गए। यानी कौन प्लानिंग कर रहा था कि गडकरी को हराया जाए, मोदी को जिताया जाए? क्या इजराइल की कंपनी काम कर रही थी? क्या इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद चुनाव में काम कर रही थी? ऐसी बातें सोशल मीडिया में हवा में तैर रही हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन जिस तरह गडकरी है, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनके जो अंदर बगावत पनप रही है, कहीं ना कहीं गुस्सा पनप रहा है। अगर वाराणसी का ये सच सामने आ गया कि यहाँ भी वोट चोरी हुई थी, तो क्या ये लोग खामोश बैठे रहेंगे? मुझको लगता है नहीं ये खामोश बैठे रहेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर भी ये बात आएगी कि एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कहते थे कि इस तरह की बेईमानी से अगर सत्ता मिलती हो, अगर कुर्सी मिलती हो, तो मैं उसे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और फिर एक तरफ मोदी जी हैं जिनकी अब कहानियां सामने आ रही हैं। तो सवाल कर्नाटक से शुरू हुआ और रुकागा वो बनारस तक आकर। क्या ये बात सही है? क्या बनारस में एक बड़ा विस्फोट होगा? इसकी भी चर्चा है। इस बीच जीएसटी को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री ने उद्बोधन किया, ये कहा कि आज 5 बजे प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसी चैनल पे खबरें फ्लैश हुई। लोगों ने कहा कि हमेशा 8 बजे आने वाले प्रधानमंत्री 5 बजे क्यों आ रहे हैं? तब याद आया लोगों को 8 बजे भारत और पाकिस्तान का मैच है, कोई देखेगा नहीं। अब आप सोचिए, राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। ये ऐसे डायलॉग है जो आम आदमी को लुभाने के लिए बोले जाते हैं कि भैया हमने अभी तक हार नहीं मानी, हम निपटा के आएंगे, दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे। एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ खेल है। दरअसल खेल में हजारों करोड़ रुपए आते हैं। अमित शाह साहब के बेटे के लिए आइडियल चीज है कि खेल होता रहे, और भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया के सबसे बड़े मैचों में गिना जाता है। सबसे ज्यादा विज्ञापन आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इस स्थिति में जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, तो कैसे छोड़ा जा सकता है? लड़ाइयां होती रहेंगी, लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहेगा, लोगों को भावनाएं भड़काई जाती रहेंगी, लेकिन मैच होता रहेगा। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर ने राफेल के 7 जहाजों के टेल नंबर दिए कि ये नंबर ही फलाना फलाना फलाना, ये 7 जहाज मार गिराए गए। क्या भारत की सरकार को तत्काल खंडन नहीं करना चाहिए कि भैया ये जो नंबर दिया गया, या तो ये नंबर है ही नहीं हमारे राफेल का, और अगर है तो वो राफेल सुरक्षित खड़ा हुआ है हमारे पास में। अगर आप खामोश रह जाएंगे, हुआ क्या था ऑपरेशन सिंदूर में, आप खामोश हो गए, दुनिया की बड़ी से बड़ी मीडिया को आप जवाब नहीं दे रहे, तो जो पाकिस्तान कह रहा था उस पर लोग यकीन कर रहे थे। और अब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का आज जब उद्बोधन हुआ देश के नाम, उसमें कहना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि मैं वो प्रधानमंत्री हूं जो झुकूंगा नहीं। कहना चाहिए था कि पाकिस्तान अभी भी झूठ फैला रहा है। ट्रंप जिस तरह से भारत पर हमला कर रहे हैं, वीजा के नाम पर जिस तरह रुपए थोपे गए हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। देश का जनमानस सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी उद्बोधन के लिए आएंगे तो जवाब देंगे ट्रंप को, कहेंगे कि ये एक तो 40 करोड़ का देश है, ये वो देश है जो पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखता है, इतनी बड़ी आबादी कहाँ है? प्रधानमंत्री इस तरह का जोशीला भाषण देंगे जो ट्रंप को भी धक्का पहुंचाएगा कि अब मोदी जी पुराने तेवर में आ गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना अमेरिका का नाम लिया, ना ट्रंप का नाम लिया। नाम किसका लिया कि मध्यम वर्गीय लोग बड़े खुश हो जाओ, दिवाली मना लो, मिठाई खरीद लो, घूम फिर लो, कपड़े ले लो, मोबाइल ले लो, स्वदेशी अपना। अब प्रधानमंत्री जी किस मुंह से स्वदेशी की बात करेंगे? खुद बीएमडब्ल्यू गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, विदेशी चश्मा लगाते हैं, विदेशी पेन रखते हैं, विदेशी घड़ी पहनते हैं। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री जी सब स्वदेशी अपना लेंगे? कल से वो महिंद्रा की या टाटा की गाड़ियों पे चलना शुरू कर देंगे, चश्मा मेरी तरह किसी इंडियन ब्रांड का पहनेंगे, घड़ी हाथ में टाइटन की, टाइम टाटा की घड़ी पहनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी के सामने मौका था,
जब वो स्वदेशी की बात कर रहे थे तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए था कि देश से कि आज ही से मैं फेसबुक का और ट्विटर एक्स जो हो गया है उन दोनों का त्याग करता हूं। तो ये भी तो विदेशी चीजें हैं। फेसबुक जैसी कंपनी, एक्स जैसी कंपनी कितने करोड़ों रुपए कमा रही है। भारत इतने करोड़ों का बाजार है, यहाँ 140 करोड़ की आबादी है। अगर प्रधानमंत्री जी फेसबुक और एक्स को, ट्विटर को छोड़ देते तो उनकी देखा देखी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मन में कुछ भी रखे उन्हें भी छोड़ना पड़ता। एक झटके में अमेरिका की कंपनी हिल जाती। तो वो प्रधानमंत्री का ये नैतिक साहस कहाँ चला गया? क्या प्रधानमंत्री जी परेशान हैं? क्या प्रधानमंत्री जी की कोई ऐसी सीक्रेट बात है जो अमेरिका को पता है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री दबाव में? ये होता है। अगर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग ब्लैकमेल करते हैं, किसी की ठेके की फाइल होती है, किसी के निजी फाइलें होती हैं, किसी को मिल गई निजी जानकारी मिल गई तो लोग ब्लैकमेल करते हैं। प्रधानमंत्री अगर ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं तो किस डर में? प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो अब उनके पास जीवन में एक बचा क्या है। 75 साल के वो हो गए और मोटा मोटा भगवान को लंबी आयु दे, हेल्थ अच्छी दे, लेकिन 2-3 साल और सक्रिय राजनीति कर पाएंगे आप। लेकिन देश तो बड़ा है ना, इतिहास तो हमेशा आपको याद रखेगा। तो आप देश को देना क्या चाह रहे हैं? आप जीएसटी के लिए 8 सालों से सीरीज लगा के लोगों का खून चूस रहे थे। आम आदमी के दूध, दही, पनीर तक का आपने टैक्स लगा दिया। और अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि साहब अब जीएसटी का विजय उत्सव मनाइए, कि हमने जीएसटी खत्म कर दी। मुझे अच्छे लगा कि कहीं ऐसा ना प्रधानमंत्री कह दें कि सुबह सुबह आपको बालकोनी में थाली लेकर आना है। जैसे कोरोना में उन्होंने कह दिया था कि थाली पीटना है, मोबाइल की लाइटें जलानी है। भूल जाइए कि आपकी लाशें कहाँ गिर रही हैं। भूल जाइए कि आपके पास लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल ही भूल जाइए कि आपके पास ऐसी स्थिति है कि अस्पताल में दवाएं नहीं है, बिस्तर नहीं है, पर थाली बजाइए। और इस देश में गोबर गणेश टाइप के भक्त जो है वो वाकई में अपने अपनी बालकोनी पे आकर थालियां बजाने लगे थे, लाइट जलाने लगे थे। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री ये भी कह दे कि भाई जीएसटी में हमने आपने 8 साल का आपका खून चूसा, इस खुशी में कल थाली बजाइए। लेकिन प्रधानमंत्री को पता था कि अब थाली बजाने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, उंगलियों पे बचे हैं, क्योंकि ग्राफ गिर रहा है। और राहुल गांधी के वोट चोरी खोलने के अभियान ने ग्राफ और गिरा दिया है। तो ये जो डर है जो मोदी जी के अंदर, गुजरात लॉबी के अंदर, शाह साहब के अंदर पैदा हो रहा है, क्या ये डर किसी बड़ी क्रांति की तरफ जा सकता है, अहिंसक क्रांति की तरफ जा सकता है? लोग मुंह पर पट्टी लगा के तख्ती लेके बैठ सकते हैं अपने घर के आगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा राजीव कुमार के लिए हो सकता है, ज्ञानेश कुमार के लिए हो सकता है, जिन जिन लोगों ने बेईमानी करी है चुनाव में उनके लिए हो सकता है। तो क्या देश इस तरफ बढ़ेगा? प्रधानमंत्री का जीएसटी के नाम पर इस तरह झूठी कहानी बताना। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी खत्म नहीं करेंगे जिससे आपको आधे राहत मिल जाए। अगर आज जीएसटी के दायरे में आ जाए पेट्रोल और डीजल कि भाई जीएसटी ही टैक्स होगा तो आधे आधे रेट में मिल जाएगा आपको, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे। बातें करेंगे झूठी बातों पर, झूठे आश्वासन पर और लंबी लंबी कहानियों पर। लेकिन अब वो वक्त बदल गया। अब लोगों को यकीन होना बंद हो गया। मन की बात सुनना लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि हकीकत में मन की बात से ज्यादा वो ड्रामे की बात थी। मुझको यकीन है कि आपको मेरी बातें शायद सही लगी होंगी। सही लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।